परिभाषा। नमो नमः बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से संधि सिखाने जा रही हूँ। तो बेटा कृपया आप ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको संधि की परिभाषा बता रही हूँ। संस्कृत भाषा में कहते हैं कि वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों का आपस में विकार सहित मेल। बेटा विकार सहित मेल, कुछ ना कुछ विकार आएगा जब दो शब्द मिलेंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों का विकार सहित मेल संधि कहलाता है। जैसे है बेटा, विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। सुर जमा में इंद्र है, सुरेंद्र है। अब आगे देखो बेटा, संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के पास आने पर, दो स्वर, बेटा स्वर ध्यान रखना, स्वर संधि है तो स्वर स्वर ही पास होने चाहिए। जब दो स्वरों के पास आने पर विकार या परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं बेटा? जब व्यंजन के साथ, अब नाम व्यंजन है तो व्यंजन पे ध्यान दीजिए, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर, व्यंजन होगा और उसके साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो बेटा आपने ध्यान दिया, स्वर संधि है तो दो स्वरों का ही आपस में मेल होगा। कोई भी स्वर, दो स्वर ही होने चाहिए। व्यंजन संधि है तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, और विसर्ग संधि है तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का विकार सहित मेल क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। अब बेटा मैं सबसे पहले आपको स्वर संधि समझाने जा रही हूँ, तो कृपया आप चित्र के माध्यम से देखिए कि स्वर संधि के 8 भेद है बेटा। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि और नंबर 8 प्रकृति भाव है। अब सबसे पहले बेटा आप दीर्घ संधि को देखिए, क्या कह रहे हैं? दीर्घ संधि का क्या नियम है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि संधि करते टाइम 2 पद होते हैं। पहला जो पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं बेटा। अब मान लिया जैसे है विद्या, तो ये क्या कहलाया? पूर्व पद। और जमा में आलय है, आलय क्या कहलाया? उत्तर पद। तो संधि किस किस के अंदर होती है? पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होता है, उन दोनों में संधि होती है। अब जैसे मान लिया विद्या, तो पूर्व पद हमें किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ की। तो आ में, और आगे आया आलय है, आलय का मैंने बताया उत्तर पद का पहला वर्ण, तो आलय का पहला वर्ण है आ। तो विद्या के आ में और आलय के आ, दोनों को मिला के एक दीर्घ आ बन गया। तो बेटा पूर्व पद के अंतिम वर्ण को और उत्तर पद के प्रथम वर्ण को दो मिला के संधि होती है। तो मैं अब आप ये समझ गए होंगे कि 2 पदों में संधि है। 2 पद होते हैं, पूर्व पद और अंतिम पद, उत्तर पद भी कहते हैं उसको। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा, उन दोनों में संधि होगी। तो अब दीर्घ संधि का नियम क्या है बेटा? यदि पूर्व पद के अंत में, ध्यान देना बेटा, पूर्व पद के अंत में क्या हो? ए, आ, ई, उ, री और अगली है दीर्घ री। अगर ये पूर्व पद के अंत में हो और उत्तर पद का पहला अक्षर भी क्या हो? उसी ही जाति का हो, यानी इन्हीं में से, मान लिया ए आ है तो ए आ ही उत्तर पद का पहला वर्ण होना चाहिए। ई है तो उत्तर पद का पहला वर्ण ई होना चाहिए। और अगर उ या ऊ है पूर्व पद के अंत में, तो उत्तर पद का पहला वर्ण भी उ या ऊ होना चाहिए।
इसी तरह से पूर्व पद के अंत में अगर री या री है तो उत्तर पद का पहला अक्षर भी री या री ही होना चाहिए। यानी कि अपनी ही जाति के वर्ण अगर आमने सामने हैं तो वे उन दोनों में संधि हो जाती है और वो संधि कहलाती है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। तो बेटा नीचे मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया भी है। जैसे ए प्लस ए, मान लिया पूर्व पद के अंत में ए है और उत्तर पद के अंत पहला अक्षर जो है ए है, तो ए जमा ए दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा आ। इसी तरह से आ प्लस आ, मान लिया ए हो तो भी आ हो जाता है। अगर आ हो, पूर्व पद का अंतिम अक्षर आ हो, उत्तर पद का प्रथम अक्षर आ हो तो भी आ हो जाता है। और अगर ए हो पहले और बाद में आ हो तो भी आ हो जाता है। और अगर पहले आ हो बाद में ए हो तो भी आ हो जाता है। यानी ए आ किसी भी तरह से हो, ए हो, आ हो, ए आ हो, आ ए हो, यानी अपनी ही जाति के हो गए ये दोनों ए और आ, तो इनको दीर्घ हो जाता है आ। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दे के समझाया, सूर्य जमा में अस्त है, सूर्य, तो ये ए की ध्वनि सुनाई दे रही है बेटा अंत में, तो इस सूर्य ये के ए में और अस्त है, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है ए, तो ये का ए और अस्त का है, दोनों को मिला के क्या बन गया आ। तो इस तरह से पूरा पद संधि होगी, संधि होके हो गया सूर्यास्त है। अब जैसे बेटा आ का उदाहरण मैंने आपको दिखाया, महा किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है अंत में आ की, और जमा में आशय है, तो पहला पद उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो गया आ, तो महा का आ और आशय का आ दोनों को मिला के क्या बन गया एक आ, तो संधियों के पद बन गया महाशय है। अब जैसे आगे मैंने ए और आ का उदाहरण दिया, शिव व ए है पूर्व पद के अंत में और प्लस आल है, उत्तर पद का पहला वर्ण हो गया आ, तो ए और आ दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा आ, तो इस तरह से बन गया शिवालय है। अब आगे है जैसे आ प्लस ए, तो इसको भी मिला के आ। अब इसका उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी ही, तो विद्या अंतिम वर्ण है आ और उत्तर पद का पहला वर्ण है ए, तो आ और ए दोनों को मिला के बन गया आ, तो इस तरह से पूर्ण पद बन गया विद्यार्थी। इसी तरह देखो बेटा, वो तो अपनी जाति के ए आ हो गए थे, अब अपनी जाति के ई, जैसे ए आ का बताया था मैंने, ऐसे ही अगर रस्वई पूर्व पद के अंत में है और उत्तर पद का पहला वर्ण भी रस्वई है तो दोनों को मिला के दीर्घ ई। तो अब जैसे उदाहरण है हरी जमा में इच्छा, हरी रस्वई है बेटा और इच्छा का ई और ई दोनों को मिला के एक दीर्घ ई यानी बड़ी ई, तो क्या बन गया हरी इच्छा। अब आगे दोनों दीर्घ ई का उदाहरण दिया मैंने, रजनी जमा में ईश है, तो दोनों दीर्घ है बेटा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, तो दोनों दीर्घ ई को मिला के एक दीर्घ ई बन गई है, तो बन गया रजनीश है। अब आगे रस्वई और दीर्घ ई का उदाहरण मैंने आपको दिखाया, प्रति जमा में ईक्षा, तो बेटा पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है दीर्घ ई, तो इन दोनों को मिला के एक दीर्घ हो गया ई, तो बिल्कुल नियम सही सिद्ध होने लग रहा है बेटा, दीर्घ ई यानी दीर्घ संधि होने लग रही है। अब आगे है जैसे दीर्घ ई का और रस्वई का दोनों को मिला के दीर्घ ई हो जानी है, तो देवी प्लस इंद्र है, तो दीर्घ ई है पूर्व पद के अंत में, उत्तर पद का प्रथम वर्ण रस्वई है, तो दोनों को मिला के बन गया दीर्घ ई देवींद्र है। अब इसी तरह से बेटा ऊ का है, ऊ अपनी जाति के माने जाते हैं, तो रस्वऊ और बाद में भी रस्वऊ दोनों को मिला के दीर्घ ऊ। अब जैसे गुरु जमा में उपदेश है, गुरु ऊ था बेटा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी ऊ था, तो दोनों को मिला के दीर्घ ऊ, तो क्या बन गया गुरुपदेश है। अब आगे दीर्घ ऊ के उदाहरण मैंने आपको दिखाए, वधु जमा में ऊचुहु, तो वधु दीर्घ ऊ था, उत्तर पद का प्रथम भी दीर्घ ऊ है, दोनों को मिला के दीर्घ ऊ हो गया वधूचुहु। और इस तरह से रस्व और दीर्घ ऊ का उदाहरण आपके सामने है, सिंधु प्लस
ऊर्मिहि। तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों को मिला के क्या बन गया? दीर्घ ऊ। तो सिंधूर्मिहि। मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं बेटा कि किस किस को मिला के दीर्घ ऊ हुआ। अब जैसे अवधू दीर्घ ऊ था और उत्सव का ऊ ह्रस्व ऊ है, तो दोनों को मिला के एक दीर्घ ऊ हो गया, तो बन गया वधूत्सव है। अब आगे देखो बेटा, री के विषय में एक विशेष बात है कि री के बाद अगर री आ जाती, अपनी जाति की सजातीय री आने पर विकल्प से, बेटा विकल्प से का मतलब होता है कि हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो क्या हो जाता है? दीर्घ री। अब मैंने आपको निशान लगा के भी दिखाया दीर्घ री कैसे होती है, और अगर नहीं चाहते तो नहीं भी होता है, तो विकल्प से होता है बेटा ये। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया पितृ जमा में ऋणम, तो यहाँ पे हमने दीर्घ कर दिया, पितृकारी और ऋणमकारी दोनों को मिला के दीर्घ री, तो क्या बन गया? पितृणम। होत्री जमा में लृकार है, तो बेटा यहाँ पे होत्री हमने कर दिया, इनमें लृकार रह गया, होलरीकार है, होत्रीकार है, होत्रीकार है बेटा, क्योंकि हमने इसमें नहीं किया, यूं का यूं रख दिया। अब जैसे है मातृ ऋणम, ये होत्री जमा में लृकार है बेटा, इसका नियम है कि री के बाद लृ आने पर भी री हो जाता है, विकल्प से री ही हो जाता है। री के बाद अगर लृ आ गया तो री और लृ दोनों को मिला के री हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे होया होत्री प्लस लृकार है, तो त्रि और लृ, दो री थी, त्रिकारी और लृकार है लृ पूरा, तो दोनों को मिला के री हो गया, होत्रीकार है, ह्रस्वरी रहेगा। और री प्लस री यहाँ पे हमने विकल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो का तो रख दिया, री का री दीर्घ नहीं किया, तो मातृणम बन गया। और आगे है होत्री प्लस लृकार है, यहाँ पे हमने विकल्प है जैसे, तो हमने यहाँ पे नहीं किया, तो होत्र होत लृकार है, ऐसे का ऐसा रह गया। अब कुछ जगहों पर अपवाद भी होता है बेटा, नियम थोड़ा सा उसमें अपवाद का मतलब होता है कि वो नियम लागू नहीं भी होता एक आध जगह। तो जैसे है सार जमा में अंग है, अब ए दोनों को मिला के आ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, जो का तो रह गया सारंग है। तो इस तरह से कुछ एक आध उदाहरण अपवाद भी होते हैं जहाँ पे वो संधि लागू नहीं होती।